हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना IBPS RRB PO और क्लर्क दोनों का स्कोर कार्ड शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे एक्सपीरियंस किया। ऐसी कुछ बातें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम लोग इन एग्ज़ाम्स के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उस D-Day पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम कभी नहीं सोचते और वो हमारी वजह से नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ऐसी बातें। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में कोई भी RRB नहीं होता। रीजनल रूरल बैंक दिल्ली में नहीं होता। तो अगर दिल्ली वालों को भरना होता है तो वो या तो यूपी से भर सकते हैं या फिर हरियाणा से भर सकते हैं। ये दो ऑप्शन उनके पास होते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन में से मैंने हरियाणा चूज़ करा था। मैंने अपना जो प्रीलिम्स का पेपर था वो हरियाणा गुरुग्राम में मेरा सेंटर पड़ा था, तो मैं वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए गई थी। तो वो बहुत दूर भी था एक्चुअली। दिल्ली से हरियाणा जाना सुबह सुबह 8 बजे मेरी टाइमिंग थी। तो हम लोग बाइक से गए थे। बाइक से कुछ 2 घंटे लग गए थे हमें। बाइक से हम लोग जब गए, जाने का ही एक्सपीरियंस बहुत बेकार था। वो तो आप लोगों के काम का नहीं है, बट जाते वक्त ही हमारे बीच में टायर पंचर हो गया। बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, बट फिर भी ऐसे ऐसी चीज़ें झेल कर मैं सेंटर पर पहुंच गई थी। अगर मैं दिल्ली से भरती हूँ तो दिल्ली में तो मेट्रो है, तो दिल्ली से मैं मेट्रो से ही जाती हूँ कहीं भी मेरा सेंटर पड़ता था। लेकिन जब मैंने गुरुग्राम से पेपर देने जाना था मुझे, तो फिर मैं गुरुग्राम गई थी और फिर बाइक से 2 घंटा लग गया था उधर। और फिर जब मैं सेंटर पे पहुंची थी, तो सेंटर पे पहुंचने के बाद मैंने कुछ ऐसा देखा कि मतलब वो पूरा सेंटर बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। वहाँ पे इतने सारे बच्चे आए हुए थे। इट्स लाइक जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया था वो सारे के सारे वहाँ पे प्रेजेंट थे। ऐसा मैंने कभी किसी और एग्ज़ाम में नहीं देखा। और बाकी सारे एग्ज़ाम्स में तो जितने बच्चे भरते हैं उससे बहुत कम ही बच्चे आते हैं एग्ज़ाम देने एक्चुअल में। लेकिन वो एक ऐसा था कि एक पूरा हॉल था। ऐसा नहीं है कि अलग अलग रूम्स बना रखे हैं, कि अलग अलग रूम्स होते हैं तो एक रूम में थोड़े बच्चे होते हैं तो वो ठीक लगता है। वहाँ पे पूरा का पूरा हॉल था और जितने भी बच्चे थे सब पूरा एक ही हॉल के अंदर थे। तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हम कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा सफोकेशन वहाँ पे फील हो रही थी। ओके, और वहाँ पे कोई AC वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं था, पंखे ही लग रहे थे। ठीक है, तो वो तो चलो कोई बात नहीं, अब इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। RRB के पेपर में हमें टाइम कितना ही मिलता है, 40 मिनट हमें मिलते हैं, जिसमें 2 सेक्शंस हमें कंप्लीट करने होते हैं, एक तो रीजनिंग और एक क्वांट। अब उस 40 मिनट में भी अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाए जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आप पढ़ते वक्त तो इतनी मेहनत करते हो, लेकिन वहाँ पर जाकर ऐसा कुछ हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूँ, RRB मेरा गोल नहीं था। ठीक है, तो उस वक्त जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो सबसे पहला एग्ज़ाम तो RRB का ही आता है। तो RRB मैंने जस्ट एक एग्ज़ाम आया था तो मैंने बस दिया था, वो मेरा कभी गोल भी नहीं रहा था। तो मैंने उसके पर्सपेक्टिव से इतनी पढ़ाई नहीं करी थी। और क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमें कहीं इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ जाकर काम करने से तो बेटर ही है कि हम थोड़ी सी और मेहनत कर लें और अपने इंटरेस्ट की जगह पे जाके अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करें। तो RRB क्योंकि दिल्ली में तो फिर मुझे नहीं मिलता, मुझे बाहर ही जाना पड़ता। बाहर जाने से प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो मेरे इंटरेस्ट की जगह नहीं थी। और फिर मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, किसी और की सीट ले लूँ, तो ये चीज़ मैं नहीं करना चाहती थी। तो मैं जब एग्ज़ाम देने गई थी तो मैं इस मोटिव से नहीं गई थी कि मुझे इसमें सिलेक्शन लेना ही है। ठीक है, मैं सिर्फ अपने आप को चेक करना चाहती थी कि मैंने कितनी पढ़ाई कर रखी है या मैं इस एग्ज़ाम को निकाल सकती हूँ या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं देखना चाहती थी, क्योंकि RRB में मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने गई थी उधर। और कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे साथ नहीं घटी थी लेकिन वो बाकी लोगों के साथ घटी थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके साथ भी हो सकती है। और अगर किसी और के साथ ये सब होता है तो ऑब्वियसली हम लोग भी वहीं बैठे होते हैं, इतना कम टाइम हमें मिलता है, तो हम लोगों पे भी इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है उन सब चीज़ों का। फिर जैसे हम बैठे थे अपना एग्ज़ाम लिखने के लिए, चेयर पे मेरे सामने कंप्यूटर था। तो शुरुआत में तो सब स्मूथली हुआ, हमने अटेंडेंस वगैरह करा ली और सब कुछ स्मूथली चल रहा था। फिर जब एग्ज़ाम शुरू हुआ
तो मेरे जो बराबर वाली, मेरे बराबर में एक लड़की बैठी थी, उसका जो माउस था वो चलना बंद हो गया था। एकदम बंद नहीं हुआ था, चल रहा था लेकिन एकदम स्मूथ नहीं चल रहा था। अब एग्ज़ाम उस वक्त चल रहा था, हमारा टाइमिंग चलना शुरू हो गया था। एंड तब उस लड़की ने टीचर्स को बोला कि सर मेरा जो माउस है वो काम नहीं कर रहा है, प्लीज़ इसे चेंज कर दो। अब इतना टाइम हमें नहीं मिलता ना कि हम इतना कुछ बोल दें टीचर से, फिर वो हमारा माउस भी चेंज कराएं। अब टीचर आते हैं, एक टीचर आए, उन्होंने बोला देखा होगा माउस चल रहा है या नहीं, तो उन्होंने बोला कि बेटा चल तो रहा है, ऐसे ही चलता है माउस तो यहाँ पे सारे। तो उसने कहा कि नहीं सर देखो क्लिक नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ आप इसे चेंज कर दो, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ उसने बोला। फिर उन सर ने दूसरे सर को बुलाया, फिर वो देख रहे, फिर उन्होंने भी कहा कि हाँ बेटा चल तो रहा है, ये सब ऐसे ही चलते हैं यहाँ पे, आप इसको ही यूज़ करो, नहीं बदल सकता कोई माउस। फिर वो लड़की ने सब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी सर से कि सर प्लीज़ चेंज कर दो, मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा, मैं कैसे करूँगी इस तरीके से। फिर टीचर ने कहा कि बेटा यहाँ पे माउस है ही नहीं एक्स्ट्रा, आपको इसी से करना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट नो यार माउस होने चाहिए, और मुझे लगता है कि बाकी सारे सेंटर्स पे माउस अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर क्यों नहीं था आई डोंट नो। तो वहाँ पर फिर टीचर्स ने मना कर दिया उसको माउस चेंज करने से, तो फिर उस लड़की को उसी माउस से करना पड़ा। अब मुझे नहीं पता उसका पेपर कैसा हो रहा था कैसा नहीं हो रहा था, बट वो कर रही थी फिर उसी से। फिर जब इतना कुछ हो रहा था मेरे बराबर में, तो मेरे को भी उससे इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही ना। अब इतना टाइम नहीं मिलता ऑब्वियसली यार, ऐसा पेपर है जहाँ पे आपको सिर्फ 40 मिनट मिल रहे हैं और आपको इतना कुछ करना है उस पेपर में, तो आप इतना रुक रुक के टीचर से बोल के, फिर टीचर भी मान नहीं रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ ऐसे बोल रहे हैं, तो उस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। फिर इतना एक एग्ज़ाम में हुआ, ये हुआ था आरआरबी क्लर्क में। तो आरआरबी क्लर्क में मेरे कुछ आए होंगे, क्वांट में मेरे आए थे 32 और रीजनिंग में मेरे आए थे 36, कुल मिला के बनता है 68। और 68 आउट ऑफ 80 बहुत कम होते हैं। 68 अगर आपको आरआरबी में सिलेक्शन चाहिए तो फिर 70s की लाइन में आपको नंबर चाहिए होते हैं। तो इस वजह से फिर मेरा उसमें तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ना मेरा आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, ना मेरा आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, ठीक है। और ना ही मैं किसी मोटिव से गई थी कि मुझे वो क्लियर करना है, मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने गई थी क्योंकि नोटिफिकेशन निकला था, ठीक है। मेरा वो कोई मोटिव था ही नहीं कि मैं उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहती हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो मेरा वो क्लियर भी नहीं हुआ था। फिर मैं एक किस्सा और बताती हूँ जो मैंने देखा, जो मुझे सही नहीं लगा। आरआरबी पीओ के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था। आरआरबी पीओ में जब मैं बैठी थी एग्ज़ाम दे रही थी, तो मेरे बगल में ही एक मैडम थी, छोटी सी एक लड़की सी थी, और वो सब कुछ मतलब देख रही थी सारे स्टूडेंट्स को बगल में। फिर एकदम से उनके एक मैडम और आ गई। अब वो दोनों मैडम बातें करे जा रही है, कुछ ना कुछ बोले जा रही हैं। अब मैं उनसे थोड़ा सा दूर थी, अगर मैं उनके जस्ट बराबर में होती मैं ज़रूर उनसे बोल देती। अब मैं बहुत दूर थी थोड़ा सा, तो मुझे आवाज़ तो पूरी आ रही है, लेकिन मैं उनको बोल नहीं सकती थी, वरना फिर ऐसा हो जाता कि मैं चिल्ला रही हूँ, चिल्ला कर बोल रही हूँ कि मैडम चुप हो जाओ। तो मैं उनको बोल नहीं पाई थी उस वक्त, मेरा कहने का मतलब ये है। अब वो पेपर भी बहुत ऐसा ही था, उसमें भी इतना ही टाइम मिलता है, तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती है, हमारा फोकस हट जाता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिखने चाहते हैं। ऐसे एग्ज़ाम्स को फोकस के साथ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे तो ये इतनी ही बात थी, इसमें और कुछ नहीं था। बस मेरे कहने का मतलब है कि टीचर खड़े हो जाते हैं, बात करने लग जाते हैं और वो आपको परेशान करते हैं फिर, ठीक है। ऐसा हम कभी मॉक्स में तो नहीं करते हैं। जब हम मॉक्स लिखते हैं तब हम कितना शांत एनवायरनमेंट में बैठते हैं, मॉक्स लिख रहे होते हैं, और फिर आप अपना एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कितना करा है या नहीं करा है। इतना शांत एनवायरनमेंट आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलता है, बहुत कम। वैसे मैंने जितने भी दिल्ली में एग्ज़ाम दिए हैं वो तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट के साथ ही दिए हैं, टीचर्स भी वहाँ पे ठीक ठीक ही होते हैं, और अगर माउस और कीबोर्ड वगैरह में कुछ दिक्कत होती है तो वो बदल देते हैं। बस ये चीज़ें मैंने ज़्यादा एक आरआरबी के टाइम पर ही एक्सपीरियंस करी है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है आप लोगों के साथ भी हो जाए। और एक चीज़ मैं और शेयर कर देती हूँ। एक चीज़ मतलब कि मेरे साथ नहीं हुई ये चीज़ ऑब्वियसली, बट एक और लड़की के साथ हुई थी। तो वो थोड़ा सा लेट आई थी एग्ज़ाम के टाइम पे। अब वो सेंटर भी एक तो ऐसा गांव के तरफ का था, मतलब
अब आरआरबी है ऑब्वियसली गाँव की तरफ ही होगा, लेकिन वो ऐसा था कि ना उसके पास कोई मेट्रो है ना कोई बस स्टैंड है, कोई ऐसा सही नहीं लगा वो मुझे सेंटर सही। वहाँ पे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहे थे, तो एक लड़की आई होगी, लेट आई थी वो थोड़ा सा, अब वो शायद दूर से आई होगी, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही लेट आई थी, उसको एंट्री मिल गई थी पता नहीं कैसे, तो उसको ना वॉशरूम जाना होगा, तो टीचर ने उसे वॉशरूम ही नहीं जाने दिया। अब कोई बंदा इतना दूर से आया है तो उसको वॉशरूम जाना है तो टीचर को जाने देना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त 10-15 मिनट बचे थे एग्ज़ाम शुरू होने में, बट टीचर ने जाने ही नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता फिर बेचारी ने किस तरीके से पेपर दिया होगा। मैं बस आपको लोगों को ये सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। तो मैंने ये चीज़ आपको पिछली वीडियोस में भी बोला है कि आप जब अपना मॉक्स लिखते हो तो अलग अलग एनवायरनमेंट में बैठ के मॉक्स को लिखा करो, जहाँ पर थोड़े से लोग गुजर रहे हैं, आपका फोकस थोड़ा सा हटना चाहिए वहाँ से, तब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप ये देखो, ठीक है। आप छत पे बैठ जाओ, थोड़ा बहुत इधर उधर की आवाज़ें सुनाई देगी तो तब वहाँ पे मॉक दो, क्योंकि जब हम एक बंद कमरे में मॉक लिखते हैं उसमें हमारे मार्क्स ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएंगे, थोड़े से हम फोकस के साथ करते हैं। लेकिन जब हम एग्ज़ाम के टाइम पे बैठते हैं वहाँ पे टाइमिंग का प्रेशर और सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं या नहीं, जब आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर लिखने बैठोगे तब आपको ये भी देखना होगा कि आपका कीबोर्ड अच्छे से चल रहा है या नहीं। तो उसके लिए भी मैं वैसे डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको अच्छे से बताऊंगी, लेकिन बता देती हूँ इसमें भी कि जब भी आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर आपको लिखना हो तो जैसे हमें वो एक पहली जो हमारे पास स्क्रीन आती है उसमें हमें अपना रोल नंबर लिखना होता है, उसी वक्त ना आप अपना कीबोर्ड भी चेक कर सकते हो, मतलब वहीं पर 1 2 3 ऐसे लाइन वाइज सारे बटन दबा देना, फिर अगर वो देखना फिर आप उसमें कि वो दब रहा है तो उसमें आ रहा है या नहीं। अगर वो उसमें आता है, बिंदु सा बन के आ जाता है, इसका मतलब कि वो कीबोर्ड का वो वाला की चल रहा है। फिर वो सारा डिलीट करके फिर दूसरी लाइन का देख लेना, तीसरी लाइन का ऐसे देख लेना। तो इस तरीके से आपको अपना कीबोर्ड भी चेक करना होगा, नहीं तो बाद में जब आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर लिख लोगे, लिखते वक्त आपको ऐसा हो सकता है कि कोई कीबोर्ड का की नहीं दब रहा है, एंटर नहीं दब रहा है, स्पेस नहीं दब रहा है, ऐसी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करनी हो सकती है। तो आप पहले से ही अपना कीबोर्ड चेक कर लेना। और ये कीबोर्ड माउस वगैरह ये अगर आपको चेंज करवाने हो या आपको अगर चेंज करवाने हो तो एग्ज़ाम से पहले करवाया करो, एग्ज़ाम के बीच में वो भी नहीं करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो अब आप मेरा स्कोर कार्ड भी देख ही लो, इतना कोई ख़ास है नहीं बट आप देख लो। तो बस मुझे यही सब बताना था। आप लोग अलर्ट रहना एग्ज़ाम के टाइम पे, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो पैनिक बिल्कुल मत होना। ये सोचना कि आपने बहुत मेहनत करी है इस चीज़ के लिए, बस ये छोटी छोटी चीज़ों से मैं अपना एग्ज़ाम स्पॉइल ना करूँ, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे कुछ बताना था। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, चलो बाय। तो एक चीज़ मुझे और ऐड करनी थी जो मैं भूल गई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब मेरा आरआरबी पीओ का पेपर था ना, तो उस वक्त ना बारिश भी हो गई थी, जब मतलब पेपर ख़त्म हो गया था, तो हम लोगों को बिल्कुल भी उन्होंने रुकने का भी टाइम नहीं दिया था। मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, ऐसा भी नहीं बहुत स्लो बारिश हो रही हो, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और पानी भी भर गया था बाहर। बट उन लोगों ने ना हमें बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया, 10 मिनट भी उन्होंने खड़े नहीं होने दिया अपने सेंटर में। उन्होंने तुरंत हमें भगा दिया अपने सेंटर से बाहर। उन्होंने बोला कि अब नेक्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम होने वाला है तो आप लोग निकल जाओ यहाँ से। और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हमें सुबह सुबह तो पता नहीं चलता कि बारिश आने वाली है या नहीं। तो भीगते भीगते हम घर तो आ सकते हैं, लेकिन भीगते भीगते हम एग्ज़ाम देने कैसे जा सकते हैं, मेरी ये नहीं समझ में आता। तो मुझे लगता है जो भी सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे थे वो तो सारे गीले बैठे होंगे एग्ज़ाम लिखने के लिए। तो इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहना है, कुछ भी हो सकता है यार, एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ। हो सकता है आप गीले गीले कपड़ों में बैठे हो और एग्ज़ाम लिख रहे हो, तो ये भी चीज़ आप कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ना, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी टाइमिंग चल रही होती है कंप्यूटर्स में, एक दिन में 4 शिफ्ट करानी होती है, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। तो बस आप लोग अलर्ट रहो, ऐसा भी कुछ मुझे फेस करने को मिल सकता है, ठीक है। चलो बाय।